एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है परीक्षा पद यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज के सेशन में आरओ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होती है। तो ये सारी बातें हम अपने आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बच्चों के मन में ये बहुत सारे डाउट होते हैं कि वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो आपकी यही सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का ये सेशन रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं। देखो, हाल ही में ये न्यूज आई थी कि हमारे आरओ के 428 पदों पर जो है आवेदन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये भी तय है कि जो वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी वो लगभग 428 वैकेंसीज रिलीज हो सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2026 का विज्ञापन जल्द ही जारी हो सकता है, क्योंकि आयोग को उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों के 92 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267, तो कुल 359 पदों के साथ ही राजस्व परिषद में भी 69 पद का अधियाचन मिल चुका है, परमिशन मिल चुकी है कि भाई इतनी जो वैकेंसीज हैं, इतने जो पद हैं वो तो आपके परमिट कर दिए गए हैं, अलाउड कर दिए गए हैं। तो जल्द ही इनके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब जो ये परीक्षा कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है? यूपीपीएससी के द्वारा कराई जाती है। उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग, इसके द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, स्टेट जॉब होती है उत्तर प्रदेश सचिवालय की, और राजस्व परिषद का शीर्ष राजस्व निकाय होता है। अब इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला जो आयोग है वो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है। अगर हम लोग ये पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट समीक्षा अधिकारी और एआरओ जो असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी है उसकी पोस्ट कंसिडर की जाएंगी। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसका आपका पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, और कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। बाकी अगर हम यूपीपीसीएस के थ्रू जो वैकेंसीज निकलती है उनके लिए इंटरव्यू होता है। जैसे यूपीपीसीएस की अभी जो हाल ही में वैकेंसी रिलीज की गई है, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगी, क्योंकि बच्चों के मन में ये भी सवाल है और मैसेज भी आया था कि मैम एक बार यूपीपीसीएस से रिलेटेड भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन की एक वीडियो बना दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है या कैसे। तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, बाकी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। अगर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी के लिए टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट नहीं होता है। फिर लोकेशन और मोड केवल यूपी में ही आपकी जॉब रहेगी। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप इसकी। अब बात करते हैं हम पे लेवल की, कि पे लेवल कितना होता है, कितना वेतन मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो अगर हम आरओ के पद की बात करें तो वो 8th पे लेवल पर सैलरी मिलेगी, और सहायक समीक्षा अधिकारी की 7th लेवल पर। यहाँ पर पे स्केल हो जाएगा 47,600 से लेकर 1,51,000 तक। दूसरी तरफ इसका पे स्केल हो जाएगा 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। अब अप्रॉक्स लगभग हाथ में 60 से 75 हजार रुपए महीना आएगा, जहां आप खर्चे, सेविंग, सारी चीजें देखकर भी पैसे जोड़ पाएंगे। एक अच्छी सैलरी है। फिर आपकी अनुमानित इन हैंड यहाँ पर 55 से 65 हजार आएगी। क्या सिर्फ इतना ही रहेगा? नहीं, अलाउंसेस भी दिए जाएंगे आप लोगों को, जैसे कि एचआरए मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए मिलेगा, डीए मिलेगा, एलटीसी मिलेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेंगे। अब जब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ जो है मैक्सिमम एज 40 इयर्स है। मिनिमम एज तो कितनी डिफाइंड है बेटा, कि कम से कम आप 21 वर्ष के होने चाहिए और भारतीय नागरिक तो होने ही चाहिए। जब हम बात करें मैक्सिमम एज की तो मैक्सिमम एज 40 इयर्स होती है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलती है।
जो SC ST OBC के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कुशल खिलाड़ी रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी रहे हैं, तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर वो पहले सर्विसमैन रह चुके हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, और PWD कैटेगरी से हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और NCC B सर्टिफिकेट वाले और प्रादेशिक सेना के जिसमें 2 साल सर्विसेज की हो तो यहाँ सीधी भर्ती भी हो सकती है। अब आप पोस्ट की प्रोफाइल देखें कि भाई क्या क्या योग्यता है, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या O लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। तो अगर आप RO के लिए अप्लाई करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और आप किसी भी कैटेगरी में हो, साइंस में हो, ठीक है, आपने कोई भी आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी सेक्शन से आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल होंगे। फिर इस कैटेगरी में ना ही तो आपका O लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा भी नहीं चाहिए, और यहाँ आपकी हिंदी की टाइपिंग का टेस्ट, स्किल टेस्ट भी नहीं होना है। दूसरी तरफ ARO की बात करें तो किसी भी विषय में आप बैचलर डिग्री होल्डर हो, ग्रेजुएट हो, ये जरूरी है। और यहाँ साथ साथ ये जरूरी है कि आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए ARO के लिए। O लेवल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास टाइपिंग भी होनी चाहिए, जहाँ 25 वर्ड्स पर मिनट का हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट ये भी होगा। ARO अकाउंट की बात करें तो आप पर्टिकुलरली कॉमर्स में ही ग्रेजुएट होने चाहिए, BCom का रखी हो आपने, ठीक। यहाँ O लेवल सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए और टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होगा, बस कंडीशन ये है कि आपने जो ग्रेजुएशन की है वो आपने कॉमर्स में की हो। अब यहाँ पर जो स्टेजेस है सिलेक्शन का, प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल सिलेक्शन, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें अपने प्रीलिम्स की तो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसके बेसिस पर आपकी मेरिट नहीं बनती है, बस इसके बेसिस पर आप इतना क्वालिफाई करते हैं कि प्रीलिम्स में पास हो गए तो आप मेंस देंगे, ठीक है। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका मेंस की लिस्ट जो है उसके बेसिस पर ही मेरिट बनेगी, जो मेंस के मार्क्स होंगे। यह MCQ आधारित क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका GS और हिंदी ये दोनों का ही पेपर होगा। मेंस की बात करें तो यहाँ ये मेरिट डिसाइड करेगा, तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जहां आपको फोकस करना है। और हम हमेशा अपनी तैयारी करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि मेंस को फोकस करके चलें, क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से करें तो प्रीलिम्स ऑलरेडी आप लोगों के हाथ में होता है। MCQ वर्णात्मक, GS पत्र लेखन और निबंध, मतलब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है, जहां आपको निबंध भी लिखना है, पत्र भी लिखना है और MCQ भी होगा आपका। फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेंस के अंकों पर ही होगा और 0 इंटरव्यू, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं होता। बाकी आप UPPCS के थ्रू SDM DSP के विपरीत अगर आप सिर्फ RO ARO में ही इंटरव्यू नहीं होता, बाकी आपको SDM DSP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। मतलब आपकी जो कलम है, जो लिखने की कला है, जो आपकी नॉलेज है, वही तय करेगी कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अब प्रीलिम्स में किन चीजों को ध्यान में दिया जाता है, तो 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 होता है आपका GS का, जो बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, जहां GS के 140 क्वेश्चंस आते हैं और 140 मार्क्स के आते हैं, और टोटल आपके पास 2 घंटे होते हैं। लेकिन जो दूसरा पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ही होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के, और 1 घंटा मिलता है। हिंदी का पेपर है तो ये बाइलिंगुअल तो होगा नहीं, केवल हिंदी में ही अवेलेबल होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब तुक्केबाजी का यहाँ कोई सवाल नहीं है कि ABCD जय माता दी ये सही, ऐसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ये आंसर, तो ये नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। अब GS की हम लोग बात करें तो जो MCQ होते हैं वहां पर आपको GS में क्या क्या देखने को मिलता है, आपका हिस्ट्री, इतिहास, राजनीति, आपकी पॉलिटी, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, UPG के करंट अफेयर्स, लॉज आते हैं। करंट अफेयर्स आपके दोनों आएंगे, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दोनों आते हैं। फिर जनरल हिंदी की बात करें तो 1 घंटे जहां व्याकरण और शब्दावली के क्वेश्चन आते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग का एक्चुअली है क्या, अगर आपने 3 गलत उत्तर 1 सही, अगर आपने
एक सही उत्तर दिया है और फिर बाद में 3 गलती कर दो तो वो बराबर हो गया। तो इसीलिए आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुक्के मारेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी और आपके चांसेस कम हो जाएंगे फिर सिलेक्शन के। तो आता है तो वेल एंड गुड, और 4 में से कोई एक ऑप्शन पर तो तुक्का आपको नहीं मारना है। अब आप देखेंगे कि मेन जो स्कोरिंग चीज है, किस चीज पर आपको फोकस करना है, क्या सटीक रणनीति हो सकती है, क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि तैयारी बहुत स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप सिलेक्शन ले सके, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो खुद से, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना, चाहे कितने ही बच्चे एग्जाम दे। तो क्या स्ट्रैटेजी रखकर आपको वो फॉर्म भरना है और आपको वो एग्जाम देना है। तो यहाँ जो हिंदी है 60 मार्क्स का, वहां एक लिमिटेड सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है हिंदी 60 नंबर का जिस पर आपको फोकस करना है। लेकिन दूसरी तरफ हम जीएस की बात करें तो बहुत अथा भंडार सिलेबस होता है 140 नंबर का, और बच्चे डरते भी हैं कि मैम इतना सारा कैसे पढ़ें, इतना सिलेबस है। देखो पॉलिटी की तो मैं श्योरिटी लेती हूँ और बाकी टीचर्स की भी लेते हैं कि वो सब बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो 6 क्लास में आप 55 से ज्यादा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं, मतलब 54 टू 55 प्लस। अब जीएस की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 120 प्रश्न, 2 घंटे के 120 नंबर के। प्रीलिम्स के लिए आपका समान सिलेबस होता है। यहाँ पर आप सिलेबस की बात देखेंगे, ये आपके मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरिट का आधार जो 400 नंबर का होगा। यहाँ फॉर्मेट वर्णात्मक ऑब्जेक्टिव 160 नंबर, 100 नंबर का आलेखन और 60 नंबर की व्याकरण होती है। पत्र लेखन, सरकारी पत्रचार और व्याकरण आता है। ये आपके मेंस की बात कर रहे हैं कि 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो 400 नंबर का होगा, 400 मार्क्स का होगा। जहां पेपर 1 जीएस जो आपका 120 मार्क्स का है, पेपर 2 हिंदी जहां आपका 160 मार्क्स का है। मतलब हिंदी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी आएगा और आपके मेंस में भी आएगा। तो आप हिंदी को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन मजबूत करेगा, और मेंस में तो 160 नंबर की वेटेज लेकर बैठा है। तो अगर हिंदी पर आपने कब्जा गड़ा लिया, हिंदी को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। फिर अगर आपकी लिखने की कला अच्छी है, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, हिंदी का निबंध डिस्क्रिप्टिव होगा, फॉर्मेट वर्णात्मक, 3 निबंध होंगे 120 नंबर के, और आपको 3 घंटे मिलेंगे वो निबंध लिखने के लिए। 3 अलग अलग विषयों पर विस्तृत निबंध लिखना है। तो जो पत्र लेखन की बात है वो कैसे करेंगे कि कुल 160 नंबर्स का 100 मार्क्स का अंक आलेखन होगा और 60 मार्क्स की आपकी व्याकरण होगी, जिसमें आपको सरकारी पत्र, कार्यालय द्वारा ज्ञापन, प्रेस विज्ञापित अनुवाद करना है, संक्षेप करना है और सोचना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट और फ्लो को समझना होता है कि असली अधिकारी कैसे कार्य करता है, उन चीज पर फोकस करना पड़ता है। अब माइंड मैपिंग बहुत जरूरी होती है एस्से लिखने के लिए, है ना। तो एस्से आपके 3 अलग अलग टॉपिक से आते हैं, 3 एस्से लिखने और 40-40 नंबर के होंगे तीनों एस्से। तो टोटल 120 मार्क्स के होंगे, चाहे वो कला, संस्कृति या समाज से हो। मतलब कोई भी एस्से लिखते हैं तो हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होंगे, कल्चरल फैक्टर्स कौन से होंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल से भी हो सकते हैं, कल्चरल लेवल से भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक या साइंटिफिक उससे भी हो सकते हैं। तो एक 3 चीज में से क्या कि भाई मौलिक विचार, आपके थॉट्स क्या है, आपके पास डाटा क्या यूज कर सकते हैं आप निबंध में लिखते हुए। फैक्ट्स गलत नहीं लिखना है, अच्छी बात है फैक्ट्स याद हैं तो वेल एंड गुड लिखो, लेकिन गलत फैक्ट्स वहां नहीं लिखकर आने हैं जो भी आप कोई डाटा मेंशन कर रहे हैं अपने निबंध में। ठीक है, अब प्रीलिम्स का जो जीएस का 140 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ 100% सिलेबस ओवरलैप होगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में 120 एमसीक्यू यहाँ होंगे मेंस के पेपर में, और प्रीलिम्स में आपके 140 होंगे। दोनों में सेम सिलेबस है, सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपने मेंस की तैयारी करी तो प्रीलिम्स वाला पार्ट यहाँ पर आपका क्रैक हो ही जाएगा। आपको मेंस की तैयारी करनी है, मेंस में को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अब आज का दिन मान लो कि भाई आज के दिन से ही हमें अपनी मेंस की और प्रीलिम्स की दोनों की शुरुआत करनी है। ठीक है, हो यूपीपीसीएस की देखो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा दिसंबर में, नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो ही चुका है। तो ये तो भाई फिक्स्ड है
कि एग्जाम दिसंबर में होना है, तो जनवरी के बाद हो सकता है कि आरओ एआरओ का एग्जाम हो। तो अभी आपका जून खत्म हुआ है, जुलाई शुरू हुई है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने मान लो। चलो 7वां जनवरी भी ले लेते हैं, या जनवरी में हम रिवीजन के लिए भी छोड़ देते हैं, तो आपके पास पूरे का पूरा 6 महीने का टाइम है। और 6 महीने आपके लिए बहुत सफिशियंट है किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए, कि आप पढ़ ले, रिवाइज कर ले, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ले, और फिर खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर ले कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना। तो आप अच्छे से, सफिशिएंट टाइम है। मैंने आपको बता दिया कि मेंस पर फोकस करना है आपको, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पर। यहां पर जो है मेरिट आपके मेंस के नंबर पर ही बनेगी। स्किल टेस्ट होगा, जहां हिंदी की 25 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए। अगर नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जीएस के सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री में भारतीय इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होंगे। फिर आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों होगी। इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था, शासन और यूपी जीके का यूपी स्पेशल होगा। हिंदी की बात करें तो एंटोनिम्स आएंगे, सेंटेंस, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम्स, व्याकरण का, शब्दों का उपयोग, ये आपका हिस्ट्री का है। तो प्रीलिम्स आपको हिंदी 30% वेटेज हिंदी सब्जेक्ट लेकर बैठा है, और मेंस में आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है हिंदी का सब्जेक्ट। इस पर आप ध्यान देंगे तो मेंस में आप पेपर 2 से 180 और पेपर 3 निबंध से 120, मतलब 420 में से लगभग 300 नंबर आप खाली एक सब्जेक्ट से अटेन कर सकते हैं, अगर आपकी हिंदी बेहतर है तो। अब ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। आप चाहते हैं हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन कोर्स पर जुड़ना, जो बैच आपका शुरू हो रहा है जल्द ही, तो आप हमारे साथ बैच में एनरोल करा सकते हैं, और आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स की फीचर्स क्या हैं कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 1-to-1 आपका मेंटोरशिप होगा, रिक्वायर्ड जो भी आपके डाउट सेशंस होंगे वो भी रेगुलर रहेंगे, क्योंकि बच्चों के मन में ये भी बहुत दिक्कत रहती है कि भाई हमारे जो है डाउट्स को सॉल्व नहीं किया जा रहा है ना। तो उन्हें क्या होती है, इस बात से परेशानी होती है। तो यहाँ ऐसी परेशानी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगी, और आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है आपका 8796, ठीक है, 796705, ये आपका ऑफिशियल नंबर है। इस ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर आप इस बैच से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं ही आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी, प्री प्लस मेंस की रिवीजन क्लासेस होगी, मॉक टेस्ट भी होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, और इस अमाउंट की फीस जो है, फीस की जो अमाउंट है वो है सिर्फ और सिर्फ 1499, 1500 रुपए। आप फ्री में यूट्यूब क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो भी आप अटेंड कर सकते हो, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। इकोनॉमिक्स सुबह 8 बजे, फिर ज्योग्राफी 9 बजे आनंद सर की, मेरी होती है पॉलिटी की क्लास 2 बजे, स्टैटिक जीके की प्राची मैम की, साइंस शिवालिका मैम, पुरुषोत्तम सर की मैथ्स की, हिस्ट्री वैभव सर की, और अमित सर की 9 बजे यूपी जीके की क्लास होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप नए थे, पहली बार यहाँ जुड़े थे, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, जो भी आपके साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हो तो 2 बजे आपकी पॉलिटी की लाइव क्लास होती है, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पूरा एनालिसिस के साथ। तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल सेशन होगा। चलिए अब सेशन को यहीं एंड करते हैं, मैम आपसे अलविदा लेती हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखो, ऐसे ही पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।